बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज भारत के जेनजी यानी वो युवा जिनकी उम्र 13 से 28 साल है, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इन युवाओं द्वारा, इस जेनजी द्वारा किए जा रहे कामों के आधार पर उन्हें दुनिया भर के जेनजी की प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री के इस बयान को विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस कोशिश का जवाब माना जा रहा है जिसमें वो संविधान बचाने के नाम पर अपनी राजनीतिक लड़ाई में जेन जी को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कहा कि देश के युवाओं की सरकार को कोई चिंता नहीं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं पर दोनों ओर के इस नैरेटिव में युवा किसके साथ है, जेनजी है किसकी तरफ। सवाल यह भी है कि क्या भारत के जेनजी की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान भारत में नेपाल बनने की आशंका दिखाने वालों को आईना है। आज सोशल मीडिया एक्स पर भारत के बाहर के अकांश द्वारा छद्म भारतीय नामों से सरकार विरोधी एजेंडा चलाना और जेनजी के रूप में आकर लोगों को भड़काना, इन तमाम मुद्दों को आज बीजेपी ने उठाया, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को यह कहकर घेरा कि ये लोग उनके समर्थक हैं, तो कांग्रेस ने इसे देश के लोकतांत्रिक मुद्दों से भागना करार दिया है। सवाल यह है कि इस राजनीतिक लड़ाई में देश के युवाओं का भविष्य क्या है, मोदी या राहुल, भारत का जेनजी किसके साथ। इसी पर करेंगे आज बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज मैं दुनिया के जेनजी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेनजी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेनजी से मिल सकती है। दुनिया के कई देशों में जेनजी युवाओं के असंतोष की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जेनजी का अंतर कुछ इन्हीं शब्दों में समझाया है। भारत के जेनजी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जेनजी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जेनजी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जेनजी के लिए आदर्श बन सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो एक्स पोस्ट ताजा हो गया जिसमें वोट चोरी के कथित खुलासे के बाद उन्होंने जेनजी के नाम पर संविधान बचाने की बात की थी। ये नेपाल में हुई हिंसा के बाद आया हुआ पोस्ट था। 18 सितंबर को राहुल गांधी का एक्स पोस्ट था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी का यह बयान नेपाल में जेनजी की हिंसा के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद आया था। राहुल गांधी का यह बयान तब आया था जब विपक्ष के कई नेता भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए युवाओं के विद्रोह को याद दिलाना नहीं भूल रहे थे। उदाहरण के लिए 11 सितंबर को कांग्रेस नेता उदित राज ने एक्स पर पोस्ट लिखा था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा होने की संभावना तक जता रहे हैं। वास्तव में परिस्थितियां वैसी ही हैं और कुछ मामलों में अधिक, लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं जिसे कांग्रेस ने डाला है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने नेपाल हिंसा की तस्वीर पर 9 सितंबर को पोस्ट किया था। ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जेनजी पर राहुल गांधी के 18 सितंबर के बयान के बाद भी भारत में नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति होने की बात कुछ विपक्षी नेताओं ने की है। उदाहरण, बिहार चुनाव नतीजे के ऐन पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात होने की धमकी दी थी। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है, जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। भारत में जेनजी को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं के ऐसे ही नैरेटिव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उस जेनजी की बात की है जो क्रिएटर है, जो नए भारत का सृजन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस जेनजी को लेकर बीजेपी पर ढकोसला करने का आरोप लगा रही है।
और अगर संविधान को खतरे में डाल रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश का जेनजी, इस देश का युवा जरूर उस संविधान की रक्षा करेगा, तब राहुल जी को भला बुरा कहा गया था। आज जब प्रधानमंत्री जेनजी की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो हिपोक्रेट्स बीजेपी में भरे पड़े हैं, जो ढकोसला करते हैं, जो आडंबर करते हैं, ये किस बिल में जाकर छुपेंगे? इस बीच बीजेपी ने एक्स के नए लोकेशन फीचर के आधार पर दावा किया है कि छद्म भारतीय नामों से भारत विरोधी विदेशी एक्स अकाउंट भारत विरोधी प्रचार करते हैं। बीजेपी ने भारत विरोधी नैरेटिव के लिए राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसक कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए। ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी। बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। इस बार पलटवार से साफ है कि सारी लड़ाई नैरेटिव की है। इस नैरेटिव में जेन जी को अपने अपने पाले में रखने की कोशिश दोनों ओर से दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो जेन जी का मुद्दा हो, एक्स अकाउंट्स का मुद्दा हो और फिर एसआईआर का मुद्दा, जिस पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। और हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी इसका जवाब देंगे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के हैं, और मलुक नागर साहब महासचिव आरएलडी के। अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, कि चाहे वो ये 2005 से लेकर 25 तक 83% का स्ट्राइक रेट, उनका कहना है कि जब इस तरह से पांचवी बार कोई सत्ता में आता है तो इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो नहीं आता है। ये सब एसआईआर में गड़बड़ी की वजह से मुमकिन हुआ है। तो 3 अलग अलग मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जेनजी पर गौरव भाटिया जी, जो सीधा आरोप है विपक्ष का कि जेनजी के लिए आपको नौकरियां तय करनी है। उनकी प्रशंसा आप खूब कीजिए, लेकिन नौकरियां उनको कौन देगा, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गौरव जी। देखिए अंजना जी, 2 बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले आपने कहा जेन जी को नौकरियां कौन देगा। हमने अगर नौकरियां दी नहीं, जेन जी का ध्यान रखा नहीं, उनका भविष्य बेहतर हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो गया आप मुझे बताइए कि 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी जी 62 साल में पहली बार हुआ चुनाव जीत के आते हैं। गुजरात में 7 बार हम लगातार चुनाव जीतते हैं 1998 से। 2012 से गोवा में 3 बार जीतते हैं, हरियाणा में 2014 से 3 बार जीतते हैं। उत्तर प्रदेश में 38 साल बाद ऐसा हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनी भारतीय जनता पार्टी की। असम में 2016 से दोबारा बनी और उत्तराखंड में दोबारा बनी। वजह क्या है आपको मालूम है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और जेन जी हो, चाहे किसी भी वर्ग का नागरिक हो, उसको लगता है संविधान संगत बात करते हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्य परायण हैं और वंशवाद की उपज नहीं है। उनको किसी पे थोपा नहीं गया है, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। अब दूसरी बात जो आप कहते हैं, मैं उस पे आता हूं। देखिए कांग्रेस की परेशानी क्या है। आप जेन जी की बात कर रहे हैं, भारत का जो डीएनए है ना, वो अराजकता वाला नहीं है। जैसे राहुल गांधी अपने एक्स पोस्ट पे बार बार लिख देते हैं कि जेन जी से आह्वान है, इसी तरह से आपने आरजेडी एमएलसी का बताया, बिहार में कह रहे थे जेन जी जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी होगा। लेकिन परिणाम क्या आए? परिणाम ये आए कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सीटें मिली।
हमारा करीब 90% का स्ट्राइक रेट रहा और बिहार में वोट चोरी धराशायी हो गया। कांग्रेस की मात्र 6 सीटें आई। स्ट्राइक रेट 9.8% था जहां हमारा 90% था और साथ में आप समझिए 13 सीटें कम हो गई और वोट शेयर 0.5% कम हो गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि भारत में अगर आपको चुनाव जीतना है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तब होता है जब एंटी इनकम्बेंसी हो। जैसे 2014 के बाद अंजना जी, चुनौती देके कहता हूं, एक भी प्रदेश का चुनाव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस की सरकार हो और रिपीट हुई हो। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी क्या होती है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है जब हमने देखा बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आती है। हम कभी संवैधानिक संस्थाओं पे कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी की आदत है, अभी निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा रही है, कभी सर्वोच्च न्यायालय पे उठाती है, कभी राष्ट्रपति पद पे आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, कभी प्रधानमंत्री जी के लिए चौकीदार चोर है कहती है, झूठ बोलती है, फिर माफी मांगती है। मैं समझता हूं भारत की जनता इसे पसंद नहीं करती है, इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। सुप्रिया जी, लगभग 37.7 करोड़ आबादी, करीब 65% आबादी 35 साल से कम है इस देश में। भारत के कुल वर्कफोर्स को आप देखिए तो करीब 1/4 27% के आसपास है। कुल खपत का 43% जेनजी इस वक्त कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों में 48% उनकी भागीदारी है। 12 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों की औसत आयु जो है 33 वर्ष है। 5 साल पहले औसत आयु वर्ष 38 थी। अब सवाल यह है कि अगर उनका पार्टिसिपेशन है, अगर डिजिटल क्रांति के जरिए वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो जेनजी को जो भारत के बड़ा टिक मार्क दे रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें परेशानी क्या है? परेशानी मुझे तो बिल्कुल नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। जब जेनजी की बात राहुल गांधी करते हैं तो यही बीजेपी आडंबर करती है, ढकोसले करती है, जेनजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी, और अब ये बिल में घुस गए, अब ये जेनजी की तारीफ करने लगे। जेनजी कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो 13 वर्ष से करीब करीब 28 वर्ष की आयु में, जो 30% इस देश की आबादी का हिस्सा है। अगर 28 से 30%, और अगर आपने उनका आह्वान किया, अगर आपने उनकी बात करी, तो बीजेपी को क्या दिक्कत थी? 2 हफ्ते पहले तक जेनजी जो है वो बेकार है, वो फ्लिक्स है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आज जेनजी अच्छा हो गया। इस देश का युवा अगर अपना हक मांगता है तो वो खराब है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष अगर जेनजी के बारे में बात करता है तो वो खराब है। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। जेनजी को नरेंद्र मोदी जी का आई नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं पसंद है। जेनजी कहती है अगर हमारा पेपर लीक हुआ, अगर हमारी परीक्षा स्थगित हुई, अगर हम नौकरी मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां मत बरसाइए, हमें देशद्रोही और नक्सलाइट मत बुलाइए, हमारी बात सुनिए, हम इस देश में भागीदार हैं। और असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि इस देश के संविधान, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जी उसको सिर पे लगाते हैं, जिसको कल हमने संविधान दिवस मनाया, अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेनजी को आक्रामक और उसमें जेनजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मैं ये जानना चाहती हूं। मेरा मानना है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की पार्टी के लीडर अगर संविधान बचाने की बात करते हैं तो जेनजी को भला बुरा क्यों कहा गया? और आज जेनजी की बात होने लगती है। अंजना जी, चाहे वो बीजेपी की मूर्ख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है आप अभी ज्यादा चर्चा करेंगी, एक्स हैंडल्स की जिसमें लोकेशंस की बात करी और फिर उनके अपने कलई हमने खोली, वो अलग बात है, या जेनजी की प्रेफरेंस हो, असलियत यह है कि जेनजी को समझती ही नहीं है बीजेपी। बीजेपी का जो आपने बोला अपने इंट्रो में कि नैरेटिव की बात है, नैरेटिव की बात नहीं है। आप युवाओं को भागीदार बनाइए, युवाओं से ये टॉप डाउन अप्रोच बंद कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर देखिए या जेनजी को स्ट्रीट्स पर देखिए या जिस तरह की वो बात करते हैं, बहुत अलग बातचीत है, बहुत अलग नैरेटिव है वहां पर, क्योंकि वो भागीदार कल आईआरएस प्रोबेशनर्स आए थे सेंट्रल हॉल में, देखा किस लालायक लाइव लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि उनमें उनको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश की बात करता है, हमारे हकों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। ठीक है, इसी का एक छोटा सा तो ये है कि
तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आप देखती जाइए, आप युवाओं को जब आपका मतलब होगा तो बीजेपी उनको आक्रामक और उनको हुलिगन्स बताएगी, उनके ऊपर लाठी बरसाएगी, और जब नरेंद्र मोदी जी जेनजी कह देंगे तो बाजीबा करके ढोल पीटेगी। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब नहीं दीजिए। चलेगा। गौरव जी इसका सीधा जवाब दीजिए। वो ये कह रही है कि जब जेनजी राहुल गांधी ने लिखा था नेपाल वाली हिंसा के बाद, तब आपने कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए अगर वो निकल रहे हैं, आप बदनाम कर रहे थे जेनजी को, और आज प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी के साथ वो कह रही है कि वायरल तो राहुल गांधी जी की वीडियोस होती हैं, जेनजी को ज्यादा उम्मीद है राहुल गांधी से। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की प्रवक्ता किन हैंडल्स की बात कर रही हैं, और जब आज तक जैसे चैनल पे आए तो कम से कम प्रमाण लेके आए कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से, किसी वरिष्ठ नेता के हैंडल से कोई ऐसा ट्वीट किया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कांग्रेस हैंडल से एक ट्वीट आया था जिसमें प्रधानमंत्री जी का शरीर दिखाया था और सर तन से जुदा हो गया था। और जब हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करी, जब जनता में आक्रोश दिखा, तो उसको डिलीट किया गया। ये कांग्रेस पार्टी के हैंडल से था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अराजकता आ गई है। दूसरा, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस तरह का ट्वीट वेरीफाइड कांग्रेस के हैंडल से किया गया। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये सत्य है। अच्छा, बाकियों की बात छोड़िए, ये सुप्रिया श्रीनेर जी के वेरीफाइड हैंडल से मंडी का भाव क्या है, एक महिला के लिए कह रही थी, कंगना रनौत जी के लिए, मंडी का भाव क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कड़ी फटकार लगाई। ये वेरीफाइड हैंडल से है। राहुल गांधी की अराजकता देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राफेल में घोटाला हुआ है, और उसके बाद माफी मांगी। वो जजमेंट भी मेरे पास, मेरे हाथ में है। ये वेरीफाइड वाले हैं, ये कोई इधर उधर की मैं बात नहीं कर रहा। एक लाइन पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या फटकार लगाता है राहुल गांधी को। मिस्टर राहुल गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर एंड अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय हिम। मतलब बिना शर्त के माफी मांगी राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए। देखिए, आज बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं, आप भी मानेंगी। एसआईआर के मुद्दे पे भी एक बात कहूंगा। आज का ही, कल का एक ट्वीट है राहुल गांधी का। आ रही हूं मैं जवाब लेने। ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। मैं अंजना जी पूछना चाहता हूं, एसआईआर का मुद्दा तो बिहार में भी उठाया था, हासिल हुआ, 6 सीटें आई और 9% स्ट्राइक रेट रहा। अब कह रहे ओबीसी वोटरों के नाम काटो। तो मेरा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना बिहार एसआईआर पे रोक लगाई और कल भी सुनवाई हुई तो यही कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्षेत्राधिकार है। ठीक है। ये प्रमाण क्या है कि ओबीसी वोटर काटे जा रहे हैं? ये क्या है? ये भ्रम फैलाने की राजनीति है। ठीक है। इसी को कहते हैं कुछ भी बोल दो। अगर ऐसे मैं आपके चैनल पे बोलूं कि राहुल गांधी मिल गए हैं पाकिस्तानियों से 10,000 करोड़ रुपया दिया है, क्या आप मुझसे नहीं कहेंगे अंजना जी प्रमाण दो, कागज दिखाओ, किस बिना पे ये बात कह रहे हो? कहेंगी ना? हम भी पूछ रहे हैं। ये जो अनर्गल आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, सर्वोच्च न्यायालय जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हलफनामा दे, क्यों नहीं देते बताइए? अब उसी पर आ जाते हैं, एसआईआर के मुद्दे पर भी आ जाते हैं अभी। लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूं, आंकड़े बड़े सफाई से देती हूं। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोअर्स है, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स है। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूं। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार भी लाइक ना करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके
कौन सा बड़ा तीर मार लेंगी, छोड़िए उस बात को, मैं मुद्दे पर आना चाहती हूं। आपको पता है ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? आपको पता है ये बेवकूफी की, मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की गई? और उसके बाद हमने कलई खोली। क्यों कलई खोली? हमने बताया बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चलता है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चलता है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चलता है, श्री श्री रविशंकर इनके बड़े सपोर्टर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चलते हैं, इनके तमाम सपोर्टर अकाउंट्स जिनको मैं फेमस नहीं करूंगी नाम लेकर, मलेशिया से क्यों चलते हैं। अरे मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चलता है? कलई खुल गई। लेकिन एक्स ने प्रमाणित करके कहा है ये टेक्निकल ग्लिच है। उनके प्रोडक्ट हेड निकिता बियर को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है ये नया प्रोडक्ट था, इसमें टेक्निकल ग्लिच है, टेम्पररी रिलोकेशन से, ट्रैवल से और वीपीएन से बार बार ये ग्लिच आता है और इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी ये बात जानती नहीं थी, बीजेपी ये बात जानती थी। तो या तो चवन्नी के बराबर अकल है, झूठ बोल रहे हैं, या ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं। और मैं यहां पर आपको बताती हूं झूठ क्यों बोला जा रहा है। झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एसआईआर में पिछले 22 दिन में 26 बीएलओ की मौत हुई है और यह हत्या है दिन दहाड़े। क्योंकि जबरदस्ती हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराई जा रही है? कनपट्टी पर कट्टा रख के बीएलओ के एसआईआर क्यों कराई जा रही है? विजय वर्मा की पत्नी कह रही है उन पर प्रेशर था, लखनऊ में उनकी मौत हो गई। विपिन यादव जिन्होंने गोंडा में आत्महत्या करी, उनके परिवार ने कहा कि उन पर एसडीएम और कानूनगो ने प्रेशर डाला था कि ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम काटो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुधीर कोरी, उनकी शादी थी, उसकी छुट्टी नहीं मिली, उनको पहले निलंबित किया गया, फिर आके उनको बेइज्जत किया गया और उन्होंने जाकर फांसी लगा ली। ये इन चीजों पर आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग का या सरकार का बयान आना चाहिए? 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और आगे सुनिए, यह बहुत जरूरी बात है। महाराष्ट्र में, बीच में बोली, महाराष्ट्र में आज सुबह सुबह एक लिस्ट आई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं। एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 600 लोग रजिस्टर, वो 600 छात्र, उनका कोई अता पता ही नहीं है, वहां परिंदा नहीं रहता है। 3500 लोग एक वार्ड में X0 पते पर रह रहे हैं। आगे सुनिए, 11 लाख डुप्लीकेट वोटर मुंबई के हैं। मतलब इन सब मुद्दों पर चर्चा ना हो, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा बताए, इस पर चर्चा ना हो, तो कुछ भी बोलते रहो। अरे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो और उस पर जवाब दो। आज जवाब चाहिए बीएलओ की मौतों पर, आज जवाब चाहिए महाराष्ट्र की लिस्ट पर। मतलब क्या मूर्खता का मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा भी तो ढंग का बनाइए। आप खुद ही पकड़ लिए गए विद योर हैंड इन द कुकी जार। बीजेपी गुजरात से लेकर स्टार्टअप इंडिया, अडानी ग्रुप, डीडी न्यूज, सब तो बाहर से चल रहा है क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, या आप और ये टेक्निकल ग्लिच का मुद्दा बताया भी गया है। एक्स पर जो ये हैंडल्स का आ रहा है, बीएलओ की मौत पर उनका सवाल है, जिसका जवाब मैं गौरव जी आपसे चाहती हूं। लेकिन जेनजी की बात हो रही है तो एक बार आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। इस वक्त वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जिसने जबरदस्त मतलब कामयाबी हासिल की है, आज पूरे देश को गर्व होता है एक एक खिलाड़ी पर, क्योंकि जब जज्बा आंखों की रोशनी पर भारी पड़े तब आप इस तरह की जीत हासिल करते हैं जिससे देश का नाम रोशन होता है। आज हर इस खिलाड़ी के घर पर उनकी पूरी जिंदगी का, जिसको कहते हैं सफर, इस मकाम पर पहुंचा है कि उन्होंने भारत को यह असीम गर्व दिया है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जबरदस्त जीत जो भारत की झोली में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका मुंह मीठा करते हुए और महिला क्रिकेट टीम से मिलते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेनजी की चूंकि बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी उसमें फिट हो जाती हैं। लेकिन वापस गौरव भाटिया जी उस मुद्दे पर, बीएलओ की मौत का मुद्दा, इस पर जवाब नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक अगर इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि क्या जबरन, जबरदस्ती, जल्दबाजी में सब कुछ कराया जा रहा है। उसके बाद मैं आपके पास आनंद जी और आपके पास आ रही हूं मलुक साहब। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि बार बार कोई आता है चर्चा में और एक समझदार व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है क्या मूर्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मूर्खता का प्रमाण दिया। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ही मूर्ख होता है, समझदार व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता है, इसलिए उस पर आरोप लगाने लगता है। और कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है, हम सब जानते हैं, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। अभी कर्नाटका में देखिए फिर से लड़ाई होने जा रही है। मैं बीएलओ पे आपकी बात का उत्तर दे देता हूं, वो तर्कों से देना चाहिए। सबसे पहले ये मानते हैं अंजना जी, चलिए
कि मान लीजिए एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है या गलत तरीके से हो रही है, क्या आप भी ये सवाल नहीं पूछेंगी? तो ये नागरिक को जो हक दिए हैं संविधान में, अनुच्छेद 32, 226 हाईकोर्ट जाने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, तो राहुल गांधी को किसने रोका है? वो तो नागरिक है ना यहाँ के, या इटली के नागरिक है। अनुच्छेद 32 है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएं, कहें कि ये कमियां हैं और बीएलओ की मौत हो रही है, ये गलत है। अभी कल ही मामला सुना जा रहा था, नहीं गए, लेकिन मैं आपको तथ्यों के आधार पर एक जवाब जरूर देता हूं। देखिए, एक भी अगर मौत होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, वो किस कारणवश हुई है, क्या वो नेचुरल डेथ है या नहीं है, ये देखा जाएगा। लेकिन बीएलओ से जो काम कराया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ही संतुलित है, सीमित क्षेत्र में कराया जा रहा है, एक बात। दूसरा, उनका क्या काम है? एन्यूमरेशन फॉर्म दो और वापस लो। एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं, नोट करिए, एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं। 30 दिन में यह काम अगर पूरा करना है तो 32 वोटर्स के घर में जाना है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। और हमें यह जान लेना चाहिए, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे जाके निर्वाचन आयोग के ऑफिस में गुंडागर्दी करके धमकियां दे रहे हैं, मैं समझता हूं यह ज्यादा चिंता की बात है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को खुला जंगल राज दिखा के दफ्तर में जाके गुंडाई करते हैं, और यहां पे जो पार्टियां बैठी हैं ये एक शब्द नहीं कहते। दूसरी बात, इन्होंने बात उठाई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, झूठ कैसे फैलाया जाता है। राहुल गांधी का वक्तव्य है 70 लाख वोटर्स उन्होंने बताए थे 3 फरवरी 2025 को लोकसभा के पटल पर। 1 करोड़ उन्होंने बताए जोड़े गए हैं 9 जुलाई 2025 बिहार की भूमि पर। 40 लाख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा दिसंबर 2024 में, और 39 लाख राहुल गांधी ने पीसी करके कहा 7 फरवरी 2025। मतलब 3 आंकड़े, 39 लाख, 70 लाख और 1 करोड़। बिहार की धरती पे अलग, लोकसभा के पटल पे अलग, और प्रेस वार्ता में अलग। ठीक है, क्या ठीक है, इस विरोधाभास पर मैं ले लूंगी एक बार सुप्रिया जी से जवाब, लेकिन अब आनंद दुबे जी और अच्छा छोटा सा जवाब 2 लाइन का, फिर मैं आ रही हूँ दुबे जी, पक्का आपके पास आऊंगी, टाइम बहुत कम है, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सुप्रिया जी जल्दी से, गलत नंबर्स या फिर अलग अलग नंबर्स, उसमें से कोई एक तो सही रहा होगा। यहाँ पर अंजना जी देखिए, दुनिया जानती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच हुआ महाराष्ट्र में। आज मैंने इलेक्टोरल रोल की बात कर ली, उस पर जवाब नहीं है। और यहां पर इतनी धृष्टता, अरे 26 लोगों के परिवार तबाह हो गए, उसमें यंग महिलाएं थी, यंग पिता थे, उनके बारे में सोचिए आप इसको इस तरह। और मेरा एक पूछना है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े डायलॉग बोलते थे, बड़े हलफनामे मांगते थे। आपके महकमे में 22 दिन में 26 लोगों की जान चली गई, उसमें से कुछ ने खुदकुशी करी। आज आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति। 553 एफआईआर करी गई है, 553 कार्रवाई करी जा रही है नोएडा में, किस तरह की बात हो रही है? और मुझे लगा कि मैं आपके साथ खुशी खुशी ये साझा करूं कि कल नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी हमारी होनहार बेटियों से मिले थे जो T20 की विजेता हैं, और जेनजी की क्योंकि बात कर रहे हैं तो वो कल ही मिल लिए थे। मुझे लगा ये खुशखबरी भी शेयर होनी चाहिए। आज तक ने मुझे नहीं पता दिखाई होगी, हो सकता है दिखाई हो, लेकिन चलिए मेरे माध्यम से इसको भी जनता देखे कि हमारी बेटियों का प्रोत्साहन जितना हो अच्छा है, हमारी बेटियों को सशक्त बनाया जाए। और कल को ये बेटियां अगर बीजेपी के किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाएं तो उनको सड़कों पे न घसीटा जाए, उनको बूटों के तले न रौंदा जाए, उनके ऊपर चरित्र हनन न किया जाए। ठीक है आनंद दुबे जी, अब बहस को आगे लिए चलते हैं, लेकिन आशा कांग्रेस और बीजेपी से आगे बढ़ते हुए आपके पास आ रहे हैं आनंद दुबे जी। किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी ये पूरा मामला? क्योंकि उस दौरान संजय राउत ने भी कहा था जब ये नेपाल विवाद हुआ था कि ये स्थिति कहीं की भी हो सकती है इस देश में। तो लेकिन आप देखिए जेनजी की भागीदारी लगातार, अगर ये सरकार चुनकर आ रही है तो वोटर भी उसमें से एक हिस्सा है। अंजना जी नमस्ते। अगर हम जेनजी की बात करें तो दशकों में क्यों रुके, फिर हम शताब्दी में जाएं, हम जाएं युगों में। हमारे देश का जेनजी युगों युगों से और 2025 तक एक ही चीज जानता है, वो है देशभक्ति। बचपन से हमारे देश जेनजी को बताया जाता कि ये भारत हमारा देश है, ये भारत हमारी माँ है और सभी भारतीय हम भाई बहन है। तो जेनजी जो है वो कितना ताकतवर होता है। जेनजी ने, आपको याद होगा, यही भगत सिंह, यही राजगुरु, यही सुखदेव, यही देश की आजादी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये हमारा जेनजी है। यही जेनजी छत्रपति संभाजी महाराज,
मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। यही जेनजी है ना। हमें भी बहुत जेनजी मिलते हैं देश में, कोई हमें अंकल कहता है, कोई सर कहता है, कोई भैया कहता है। जेनजी हमसे कुछ उम्मीद लगाता है क्योंकि जेनजी पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पर है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चलाता है। जेनजी कहता है कि सर हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों है सर, आप बता सकते हो? जब हम 1 रुपए की जगह 80 रुपए गिनते हैं तब एक अमेरिका का डॉलर हमसे मुकाबला करने आता है, हमें बड़ा दुख होता है सर। वही जेनजी कहता है। वही जेनजी जब मिलता है मुंबई की सड़कों पर तो कहता है सर हम पलायन करके उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई आए हैं, हमारे यहाँ काम नहीं है सर, हमारी यहाँ की सरकार अगर कुछ काम देती तो हम यहाँ नहीं आते, अपने घर में रहते। वही जेनजी कहता है। ठीक है, वही जेनजी आनंद जी, कहता है आपने कि बड़े सर अच्छे मुद्दे उठाए। आपने कभी सोचा है कि वही जेनजी जो सड़कों पर आपको ये तमाम बातें बताता है, कहता है, वो आपको वोट क्यों नहीं करता है? क्योंकि नैरेटिव अपनी जगह पर है, नैरेटिव नैरेटिव ही रह जाएगा। लोकतंत्र में चुनावी जीत के जरिए ही सत्ता में आकर आप परिस्थितियों को बदलेंगे और वो मौका आपको मिलेगा, है ना? तो खाली मतलब अल्टीमेटली तो चुनाव के जरिए ही आप सत्ता में आकर पॉलिसी चेंज करेंगे ना, उस जेनजी की जिसकी आपको इतनी चिंता है। ठीक है, मानते हैं हम 2014 तक यही जेनजी चुनकर दे रहा था यूपीओ को। ठीक है, 2 चुनाव हमने हारे, तीसरा अभी हाल में हम हारे। चुनाव हार जाने का यह मतलब नहीं कि जेनजी हमें प्यार नहीं करता। जेनजी हमसे संवाद करता है। हो सकता है कि जब वोटर में बात होती हो तो कुछ समीकरण में बीजेपी जीत जाती हो। अभी नीलेश राणे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से कैश की थैली पकड़े हैं। कहां से पकड़े हैं? एकनाथ शिंदे के एक नेता हैं और पकड़े हैं बीजेपी के घर से। यही कोई नहीं बात कर रहा। मुंबई में 11 लाख फर्जी मतदाता की सूची आई है और हमने जब चुनाव आयोग से गुहार लगाई तो चुनाव आयोग कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्रीय चुनाव आयोग से जाकर बात करिए, दिल्ली में जाइए, चाहे कोर्ट में जाइए। एक महापौर थी हमारे यहां है अभी भी, किशोरीताई पेडनेकर, 3 बार उनका नाम आया है। 4,33,000 से ज्यादा लोग फर्जी वोटर्स मतलब डुप्लीकेट वोटर्स के नाम पे घुसे हैं। हम कहां जाएं अंजना जी? हम जब जाते हैं और जेनजी की बात करते हैं और अपने नागरिकों की बात करते हैं तो हमें कहां कोई खड़ा कर रहा है, कहां हमारा सम्मान हो रहा है? यही तो हम संविधान दिवस अभी कल ही हमने मनाया। एक संविधान, एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान हो। हमारे इस देश में अगर जेनजी नेता के 99 मिलियन फॉलोवर अगर नरेंद्र मोदी जी के हैं तो उसमें अगर 80 मिलियन फॉलोवर राहुल गांधी के हैं तो इसका मतलब कि जेनजी उनको भी प्यार करता है। अब चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं तो क्या हम जेनजी का सम्मान नहीं करें? अगर हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या जेनजी जो मुद्दे उठा रहा है उसको आनंद दुबे आज तक के जैसे बड़े चैनल पर कहे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जेनजी जब 2047 में 2050 में जब वो उस समय एक वरिष्ठ नागरिक हो तो कहे कि हमने कहा था, हमने 2025 में आंखें खोली थी, सरकार को भी कहा था, विपक्ष को भी कहा था कि मिलकर इस देश को संवारो। ठीक है, एक बार मलुक जी आप इसका जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी की ही पार्टी से संजय राउत ने नेपाल, बांग्लादेश और ये सब हिंसा होने के बाद लिखा था तस्वीर डाल के कि ये किसी भी देश में हो सकता है। अब क्या करना चाह रहे हैं मलुक जी? क्या समझ में आ रहा है विपक्ष का स्टैंड? अंजना जी, हाँ अंजना जी, सीधा ये समझ में आ रहा है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, चुनाव ये जीत नहीं सकते, कुछ ना कुछ बोलना ही है। राहुल जी कहते हैं जैन जी अब संविधान को रक्षा करेंगे, साथ में ये भी कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र की रक्षा करनी, प्रजातंत्र की रक्षा करनी और संविधान की रक्षा करनी। क्यों भाई? हर किसी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। जैन जी वो देख रहा है, जैन जी वो पढ़ रहा है। राहुल गांधी संसद से निकल कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, कांग्रेस की 60 साल की इकोनॉमी बढ़ाई गई खूब डेड। राहुल गांधी जी कहते हैं जलेबी फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। बिहार में 12 सीटों पर आमने सामने ठक 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 चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे इमरती और लड्डू बन रहे हैं। राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात बिहार में जो 11 तारीख को चुनाव होना, 9 तारीख को प्रचार बंद होना, 9 तारीख को राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। जैन जी हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों से, हमसे, सबसे। उनका दिमाग बिल्कुल नई मशीन है, सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब करते हैं। मैं कह रहा हूं अंजना जी, इनकी सारी बात काल्पनिक तौर पे 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, काल्पनिक तौर पे कि जो ये कह रहे हैं सोचने की बात है, लेकिन ये सीधा सा एक बात का जवाब दे दें। अभी 2 बैठे आनंद दुबे साहब और सुप्रिया जी, क्या बंबई में ये दोनों मिलके चुनाव लड़ सकते हैं कारपोरेशन का? क्या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरे देश के किसी भी प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा है क्या? बोलिए दुबे जी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बोलिए दुबे जी। नहीं संभल सकता। बोलिए दुबे जी। चुनाव नहीं लड़ सकते तो जैन जी सब जानते हैं, समझते हैं। तब तो आप हमको टीवी पे बैठ के बता रहे थे कि हमारी ये हालत है कि अंदर जाते हैं तो खाना भी नहीं मिलता, बाहर आते हैं तो चप्पल भी कोई चुरा ले गया।
आप ही ने बोला है, भूलिएगा मत। मुलुक जी सबसे पहले, हाँ जी, मुलुक जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना आदर रखते हैं और हमारी एक प्रकार से आप एक रखते हैं कि हम अच्छे हो जाएं। लेकिन यही ज्ञान आप देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे को नहीं दे पाए। अभी महानगर पालिका से छोटा चुनाव है नगर पालिका, दहानू में दोनों एक दूसरे की लंका जलाने पे लगे हैं। पहली बार देख रहा हूं एक डिप्टी सीएम, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों एक दूसरे को राम और रावण की संज्ञा दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं राम हूं वो रावण है, वो कह रहा है नहीं मैं राम हूं वो रावण है, और लंका जलाई जा रही है। अरे लंका तो जलानी है गरीबी की, लंका जलाना है भ्रष्टाचार का, लंका जलाना है बेरोजगारी की। वो लंका आप नहीं जलाएंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कर पूरे और धन और बल का दुरुपयोग करके जगह जगह केवल चुनाव धांधली। आनंद भाई रोको जल्दी बोलो अंजना जी रोको। देखिए अरे आनंद भाई आप एक बात बताओ, आनंद जी जिस दिन हारती है ना, गठबंधन हारता है उस दिन सदमे में रहते हैं, सारी पार्टियां उस दिन सबको आईना दिखाते हैं, अगले दिन से वापस रीसेट हो। आप पे अपना गठबंधन संभलता नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे अपना कांग्रेस नहीं संभलता, G23 लोग घूम रहे हैं। अरे एनडीए ने सारे प्रदेशों में मिलकर चुनाव लड़े हैं, रिजल्ट निकाले हैं, तुम हर जगह हारते गए हो। और कांग्रेस की जो बात करें, अखिलेश के कंधे पे 6 MP जीत गए और मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को, तुम पे लित्र तो है नहीं, तुम में खुद में कंफ्यूजन। 3 साल तक तुम्हारा अध्यक्ष नहीं बना, जो एलओपी तुम्हारा पिछला राष्ट्रपति, राष्ट्र की पत्नी बताते थे महामहिम राष्ट्रपति को, एक प्रदेश बता दो जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वालों तुम मिलकर चुनाव लड़े हो, एक प्रदेश बना दो। चुनाव जीतने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को एक एज मिला भी था बिहार में, ठीक है सर, बाद में उस तरह से दोनों एक साथ ना तो दिखे, राहुल जी भी बहुत दिनों तक वहां नहीं गए, और ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में वो थे उस दौरान जो आखिरी के कुछ दिन थे। सवाल यह है कि इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस और उसमें आपको अंत तक मिलकर लड़ना पड़ता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, ये अमित शाह जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद से लगातार हर जगह प्रचार में साथ दिखना और ये एकजुटता दिखाना उनको काम आया। अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं मूल मुद्दे पर जाऊंगी जिसके लिए मुझे आज शो में बुलाया गया था, और वो मुद्दा था कि कैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला और हमने उनकी कलई खोली। वो एक्स की लोकेशन को लेकर क्यों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाहते। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पूछे जाते हैं। उनसे एसआईआर पे आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन उनको ग्रिल नहीं किया जाता है, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है, उनसे आंख में आंख डाल के वो सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल और विफलताएं हैं जो सोशल मीडिया पर उनसे पूछी जाती हैं। अब उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इसलिए इन अकाउंट्स की बात हो रही है। मैं इस शो के अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि क्या अडानी ग्रुप, क्या बीजेपी गुजरात एंटी इंडिया है जैसा कि कहा। और यहां पर जेनजी पर वापस जाते हुए आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगी। भगत सिंह और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे से झूल रहे थे तो 2 नारे थे, जय हिंद और वंदे मातरम। कितनी बड़ी विडंबना है कि जेनजी, जो हमारे ओरिजिनल जेनजी थे, उनके उन 2 नारों जो आज भी हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, वंदे मातरम और जय हिंद से अब दिक्कत हो गई भाजपाइयों को। राज्यसभा की बुलेटिन का कहना है कि ये दोनों नारे नहीं लेने चाहिए सदन में। जो आजादी का इतना खूबसूरत नारा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था, इसलिए इनको आजादी के स्वरूपों से, आजादी के सिंबल से कोई प्यार नहीं है, आजादी के नारों से प्यार नहीं है। और जहां तक आपने बात कही, एक बार इलेक्शन पर वो जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, मैं आ रही हूं। चुनाव अंजना जी, पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रैटेजी यहां पर कोई ना समझाए। ये स्ट्रैटेजी है जिसके चलते बीजेपी की कलई खुल रही है वोट चोरी की। ये स्ट्रैटेजी है जिससे पता चल रहा है कि बीएलओ पर किस तरह का प्रेशर है। ये स्ट्रैटेजी है कि महाराष्ट्र की इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज भी घपला किया जा रहा है। भाई कोई बता दे, ये सारे काम किसके हैं? ये चुनाव आयोग के हैं। ये ठीकरा किसी और के सिर पर मत फोड़िए। अगर बीएलओ की मौत हो रही है या 2 कोचिंग, नहीं, आपने कहा ये स्ट्रैटेजी है वोट चोरी का राज खोलने की, तो आप कह रही है हारना एक स्ट्रैटेजी है वो राज खोलने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हार जीत चुनावों में लगी रहती है।
मुझे लगता है बीजेपी ने कर्नाटका में स्ट्रैटेजी की होगी, हार गए। बीजेपी की स्ट्रैटेजी तेलंगाना में थी, हार गए। हिमाचल में थी, हार गए। अब गौरव जी आप तीनों सवालों का जवाब दीजिए। एक तो राज्यसभा के बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों पर रोक लगाना, इसी के साथ उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर और जेनजी के मुद्दे पर आपको सवाल पूछा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अचंभित हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता था टॉपिक क्या है। हमें तो एसआईआर बताया गया था, लेकिन फिर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो जेनजी था। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी से आया था तो अपनी बात रख दी। लेकिन देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ये बता रहे थे अंजना जी। तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा, मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6, गुजरात बीच में क्यों बोल रही है? शांत कराइए, शांत कराइए, बारी बारी से शांत कराइए इनको। अंजना जी आपके बीच में वो नहीं बोले, अब सुन लीजिए। सुप्रिया जी सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। हाँ, बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही है, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? अंजना जी प्लीज इनको चुप कराइए, गलत तरीका है। हाँ थैंक यू। तो ये तो इनकी हार जीत है। अगर इनकी ये हार जीत है, ऐसे ही चलती रहेगी। अब इन्होंने नाम लिया अदानी का। देखिए रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने आरोप लगा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के साथ? दोगलापन, दो मुइया साहब की तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता नहीं है। तीसरी बात महाराष्ट्र की। अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। और एक साल पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी का 91% स्ट्राइक रेट था और कांग्रेस पार्टी का 16% और उद्धव ठाकरे की पार्टी का 22%। जनता और जेनजी तब भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। आप जो मर्जी अनर्गल आरोप लगाइए, कुछ होने नहीं वाला। और छोटा सा ये वाला ग्राफिक्स दिखाते हुए सुप्रिया जी एक लाइन का आप दोनों से रिस्पॉन्स लेना चाहती हूँ। ये देखिए, हमने बिहार के चुनाव के बाद कितने किसके विधायक देश में ये दिखाया था। एक बार फुल फ्रेम ग्राफिक्स काटिए जल्दी से। 1642 पर बीजेपी पहुंच गई है और आप 821 से जो शुरू हुए थे वहां से आप 600। ये मैं पिछले 10 सालों की बात बता रही हूँ, 2019 से बता रही हूँ, पिछले 5 सालों के आसपास की। अब देखिए ये स्थिति है 650 पर। आप ये क्या बताता है? ये मैंडेट ही है ना, जनता का ही है ना। जल्दी से सुप्रिया जी। अंजना जी, जो शब्द उन्होंने मेरे नेता के लिए प्रयोग किए, मैं इस उद्धृतता पर तो नहीं आऊंगी कि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं। मैं तो बस ये कहूंगी, जेनजी जानता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद को एक ही युग का बता देता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जेनजी जानता है कि 140 करोड़ के लोग में जो 600 करोड़ मतदाता ढूंढ लेता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जो मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है, उसका क्या उसका क्या दिमाग। 2 लाइन का मैं काट दूंगी एकदम, टाइम खत्म है। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन। चल गया इनका नेता गधा है। धन्यवाद। मैं सोच ही रही थी कि गाली गलौज के बिना अंत कैसे होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद।